मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये हमारे देश में उगाई जाने वाली कुछ मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इन सभी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन एक और तिलहनी फसल है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। नाम है इसका तारामीरा। जी हाँ, तारामीरा एक बहुत ही खास फसल है। इसमें तेल की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही साथ बता दें आपको कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होती है। इसकी बाजार में मांग भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात तारामीरा की। नमस्कार, मैं हूं आदिति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का कृषि विशेष की इस नई कड़ी में। जैसा कि बात हुई है तारामीरा की, तो फिर आइए आज के हमारे इस अंक को समर्पित करते हैं तारामीरा की खेती को। तारामीरा रबी की फसल है। बता दें आपको कि इससे कई रोचक जानकारियां जुड़ी हुई हैं। आइए आपको इन्हीं रोचक जानकारियों से अवगत करवाते हैं। पीले रंग के इन फूलों को देखकर किसी को भी लग सकता है कि शायद हम सरसों के खेत में खड़े हैं, जबकि हकीकत में ये तारामीरा के पौधे हैं। सरसों की तरह ये भी रबी में बोई जाने वाली तिलहनी फसल है। तारामीरा फसलों के समूह में तोरिया, भूरी सरसों, पीली सरसों तथा राया आते हैं। तारामीरा के पौधे आकार में काफी छोटे और फलियां मोटी होती हैं। इसके तेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से भोजन और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। चूंकि इसके लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, ऐसे में बारानी इलाकों में इसे खूब उगाया जाता है। वैसे तो इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है, लेकिन भारत में पानी की कमी वाले राजस्थान में ये प्रमुख रूप से उगाई जा रही है। यहाँ तक कि इसे अनुपयोगी और अनुपजाऊ जगहों पर भी बोया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा 35% के आसपास होती है। तारामीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा नागौर, जोधपुर, टोंक, जयपुर, अलवर और भरतपुर में भी इसे काफी पसंद किया जाता है। तारामीरा को ठंडे शुष्क मौसम और चटक धूप वाले दिन की जरूरत होती है। ज्यादा बारिश वाले इलाके इसकी खेती के लिए सही नहीं है। तारामीरा को सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बहुत से किसान इसकी खेती पत्तों के लिए ही करते हैं। इसकी फलियां मोटी और रॉकेट के समान होती हैं और यही वजह है कि इसे रॉकेट सलाद भी कहते हैं। किसान अगर तारामीरा की खेती पत्तों के लिए कर रहे हैं तो 45 दिन बाद ही वो पैदावार हासिल करना शुरू कर देते हैं। एक बार बुआई करके 8 से 10 बार पैदावार आसानी से ले सकते हैं। इसकी एक खासियत ये है, अगर ये कहीं पर फार फ्लंग एरियाज में या गांव के किसी दूर एरिया में उगाया जाता है, इस पे जैसे सरसों में जो नील गाय वगैरह या पशु खाते हैं, इसको कम प्रेफर करते हैं, तो इसको पशुओं से भी मतलब ये इसमें ज़्यादा रखवाली वगैरह की जरूरत नहीं होती है। कुल मिलाकर तारामीरा कम जोखिम वाली फसल है। सरसों की तरह ये तेल भी देती है और सब्जी भी। हालांकि इसके पत्तों का इस्तेमाल सरसों से अलग है। सरसों के पत्ते तरकारी बनाने के काम आते हैं और तारामीरा के सलाद के रूप में। तारामीरा सरसों परिवार का पौधा है, तो जाहिर तौर पर इसकी जो खेती है वो सरसों के साथ ही होती होगी। बस फर्क इतना है कि इसमें कम लागत और कम सिंचाई की जरूरत होती है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इसकी खेती बेहद ही आसानी से बारानी इलाकों में की जा सकती है। तो आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि तारामीरा की खेती कैसे करनी है। तारामीरा रबी मौसम की फसल है। इसकी बुआई मध्य सितंबर से अक्टूबर के शुरुआती दिनों में होती है, यानी खरीफ फसलों की कटाई के बाद। हल्की दोमट मिट्टी ज्यादा उपयोगी है। अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए बारिश की वजह से मिट्टी में जो नमी रह जाती है वही इसके लिए पर्याप्त है। बारिश के दौरान खाली रह गए खेत भी तारामीरा के लिए सही नहीं है। बारिश की नमी का इस्तेमाल करते हुए खेत की हल्की जुताई कर दें और कतारों में तारामीरा की बुआई कर दें। कतार से कतार के बीच दूरी 45 सेंटीमीटर रखें, जबकि पौधों के बीच फासला 8 से 10 सेंटीमीटर रहेगा और गहराई 5 सेंटीमीटर। वैसे तो छिटकवा विधि से भी इसे बोया जा सकता है, लेकिन कतार में बोना ज्यादा सही है। इसमें करीबन 40 किलो नाइट्रोजन
और 20 किलो फास्फोरस के लिए करीबन आप 50 किलो डीएपी देकर इसको बो सकते हैं। और विशेष किसी निराई गुड़ाई की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अगर खेत में, क्योंकि ये कंजर मॉइस्चर पे बोया जाता है, इसलिए ज़्यादा इसमें खरपतवार नहीं आते हैं। और एक टाइम के बाद जैसे ये फसल आपसे 20 से 25 दिन की है, ये स्पेस कवर कर लेती है, इसलिए ज़्यादा निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। तारामीरा कम लागत की फसल है। सरसों की तरह इसके लिए भी 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिए। मार्च अप्रैल में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तो तारामीरा को खास निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती, फिर भी बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर दें। तारामीरा के पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। इसमें विशेष कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन कीटों में मुख्यतः जो सरसों में मोइला या चेपा आता है वो आता है। उसके लिए कोई भी जो डस्ट है, कि डस्ट कीटनाशी है, वो मेलाथियन वगैरह डाल के उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अमूमन ये कीट फरवरी माह में जब अपने पश्चिमी विक्षोभ से बादल होते हैं, उस टाइम पे इस कीट का प्रकोप देखा जाता है। तो जो सरसों में जिस तरह से अपन मोइला चेपा का नियंत्रण करते हैं, उसी के समान है। नीली गाय या दूसरे पशु इसे पसंद नहीं करते, इसलिए जानवरों के जरिए होने वाले नुकसान की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बरसों से चलता आ रहा है, और मैं भी लगभग करीबन 10 साल से मतलब इसकी बुआई कर रहा हूँ। लगभग मेरे हिसाब से तारामीरा जिस तरीके से 1 एकड़ के अंदर 2 किलो के आसपास तारामीरा लगता है बुआई के अंदर, और इसका अपने को जो लाभ मिलता है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लगभग 10 बोरी के आसपास ये हमको मिल जाता है। सबसे मोटी बात इसमें क्या है कि तारामीरा को कोई जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता है। दूसरा इसका लाभ ये है कि तारामीरा कम पानी के अंदर, बरसात की नमी से ही तारामीरा हो जाता है। इससे देखा जाए तो मतलब है तारामीरा का जैसे तेल निकलता है, और जो इसकी खली होती है वो जानवरों को खिलाने के काम आती है। इसके तेल से साबुन वगैरह जो होते हैं, शैम्पू वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर बहुत सी चीज़ों में इसका तेल काम आता है। तारामीरा की फसल मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मतलब आपको तैयार हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारामीरा के लिए नीम कोटेड यूरिया और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तारामीरा खुले खेत में ही नहीं बल्कि पॉली हाउस में भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे किसान बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। दाने के लिए पत्ते झड़ने पर जब फसल पीली पड़ जाए तो काट लेनी चाहिए। फलियां ज़्यादातर भूरी हो जाती हैं और पत्तियां जो है नीचे की बिल्कुल सूख जाती हैं, वो लक्षण है। और ये ज़्यादातर आपको फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआती समय में आप इसके पकने के लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। उस समय आप हंसिया से या सिकल जिसे हम कहते हैं, उससे आप इसको काट के ढेर बना के रखें छोटे छोटे। 7 से 8 दिन आप इसको खेत में ही रखें और पलटते रहें ताकि मॉइस्चर जो है चारों तरफ से सूख जाए। फिर मढ़ाई के लिए आप इसको पीट कर भी दानों के, इसके अलावा थ्रेशर्स भी उपलब्ध हैं आजकल, उनमें से किसी से आप थ्रेशिंग कर सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर कई बार दूसरे खरपतवारों के बीज भी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उनका वेट या जो भार है वो अलग अलग होता है, तो विनोइंग जिसको हम कहते हैं वो भी इसके अंदर बहुत ही आवश्यक है। कमाल की बात तो ये है कि तारामीरा के दानों को 2 साल तक भी भंडारित करके रखा जा सकता है, और इस दौरान इनमें न कोई बीमारी लगेगी और न कीट, यानी खेत में इसे कीटों का खास खतरा नहीं है और भंडार घर में भी। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तारामीरा की खेती के बारे में, किस तरह से हम अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
जानकारी, देर से पकने वाली जो खरीफ फसलें हैं उनके बाद तारामीरा की खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि हम जल्द पकने वाली फसलों के बाद ही तारामीरा की बुआई करें, जिससे सही समय पर इसकी बुआई की जा सके। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मूंग, उड़द और लोबिया के अलावा खरीफ की सब्जियां कम समय में पक जाने वाली फसलें हैं। इनकी कटाई के बाद खाली हुए खेतों में आप तारामीरा बो सकते हैं। इसी तरह चरी के लिए बोई गई बाजरा और मक्का की फसलों के बाद भी इसकी बुआई हो सकती है। ध्यान रहे, जिस खेत में आप इसे बो रहे हैं उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जिन खेतों में हमको तारामीरा की बुआई करनी है उनकी मिट्टी में जो पीएच का मान है वो लगभग उदासीन या 7 पीएच के आसपास होना चाहिए। जो खेत हैं उनमें अच्छा सा स्लोप होना चाहिए, यानी कि पानी वहाँ ना ठहरता हो। यदि बारिश हो तो उसका पानी ना ठहरे और जल निकास की उचित सुविधा हो। चूंकि बची हुई नमी पर ही हम इसकी बुआई करते हैं तो खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसमें आप एक गहरी जुताई करें, उसके बाद में आप 1 या 2 हल्का जुताई या जिसके अंदर हम कल्टीवेटर कहते हैं वो चला सकते हैं। उसके बाद आप पाटा ज़रूर लगा दें और उसके बाद आप सीधा सीड ड्रिल के माध्यम से भी तारामीरा की बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर यानी करीब 2.5 एकड़ के लिए आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग की आवश्यकता होगी। और चूंकि असिंचित क्षेत्रों में इसे लेते हैं तो पंक्ति से पंक्ति में करीब 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और एक बार जब बुआई होकर पौधे निकल आएँ तो आप ये भी इंश्योर कीजिए कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ज़रूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विन्यास से जब हम तारामीरा की फसल को बोते हैं तो हमको अधिकतम उपज इसमें मिलती है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में इसको ज़्यादातर नहीं लिया जाता तो बहुत अधिक पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश किसान मित्र केवल गोबर की खाद के ऊपर ही इसकी बुआई कर देते हैं। तो यदि संभव हो तो 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद, सड़ी गली खाद होनी चाहिए जिसे हम FIM भी कहते हैं, उसका प्रयोग करें। लेकिन जिन किसान मित्रों के पास में थोड़ी सुविधा है जिसमें वो खाद दे सकते हैं तो आप करीब 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से इसके अंदर बुआई के समय डाल सकते हैं और करीब 20 किलोग्राम ही P2O5 या फास्फोरस भी इसके अंदर देना चाहिए। ज़्यादातर पोटाश की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। और अगर जिन किसान मित्रों के पास अधिक पैसा है वो ज़्यादातर किसी अन्य विकल्प पे जाते हैं। तो तारामीरा के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट या इनपुट्स हम ज़्यादातर एडवाइस नहीं करते और ये इसकी किस्में भी जो है वो बहुत अधिक इनपुट रिस्पॉन्सिव हैं भी नहीं। बारानी क्षेत्रों के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छी किस्में तैयार की हैं। नरेंद्र तारा, करण तारा और T27 बहुत अच्छी किस्में हैं। RTSA और RTM 314 भी अच्छी उपज देने वाली किस्मों में शामिल है। इन किस्मों में अगर बुआई के 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई कर देंगे तो बेहतर उपज मिलेगी। जैसे भी मैंने शुरू से ही बताया कि बरानी क्षेत्र में भी इसका अच्छा उपज हमको मिल सकती है। लेकिन जिन उन्नत किस्मों के बारे में हमने बताया उनमें से अगर आप कोई किस्म का चुनाव करते हैं तो संभव यदि हो सके तो एक सिंचाई इसको ज़रूर दिले और करीब 40 से 45 दिन की जब आपकी फसल हो उस समय अगर आप एक सिंचाई उपलब्ध कराते हैं तो इससे भरपूर उपज हमको प्राप्त होती है। तारामीरा में खरपतवार लगते हैं, इनसे बचने के लिए एक निराई गुड़ाई काफी है। तारामीरा ऐसी फसल है जिसे ज्यादा कीट या बीमारियों का अंदेशा नहीं होता। हाँ, फलियों में दाना भरने के बाद जब तेल बनने लगता है तब कीट लग सकते हैं। लगभग फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में इस फसल की कटाई होती है और उस समय चूंकि तापमान बढ़ने लगता है तो कुछ कीटों का प्रकोप इसमें देखा गया है, जिसमें आपने एफिड जिसको हम कहते हैं या मोयला या तेला भी जिसको कहा जाता है, तो चेपा भी जिसको कहते हैं, ये सरसों में भी लगता है और तारामीरा में भी लगता है। क्योंकि पीले चटक रंग के इसके फूल होते हैं तो ये इस प्रकार के कीटों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो श्रेष्ठ यही होगा कि आप किसी न किसी जैविक विकल्प पे जाएं। कुछ ना करें, आप एक पीले रंग का बोर्ड पेंट करके उसके ऊपर कोई ग्रीस या तेल लगा दें और खेत में इसको जगह जगह पर गाड़ दें। जितना भी एडल्ट या वयस्क चेपा होता है वो आकर उसके ऊपर चिपक जाता है। इससे आपको खेत में ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो आप किसी न किसी रसायन पर भी जा सकते हैं जिसके अंदर मेलाथियन है, उसकी करीब 1 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी। या एक इमिडाक्लोप्रिड नाम का भी एक रसायन आता है, उसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा
3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शाम के समय आप स्प्रे करें, क्योंकि अभी भी आप मेरे खेत के पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों का, क्योंकि रंग आकर्षक है और ये मधुमक्खी इनके पर परागण में भी सहायता करते हैं, तो मधुमक्खियों को नुकसान ना हो इसलिए शाम के समय करीब 3 या 4 बजे के बाद में अगर आप स्प्रे करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ होगा। कोहरा होने पर तारामीरा को सफेद रतुआ की समस्या हो सकती है। पत्ती को पलटकर देखेंगे तो सफेद कवच जैसी चीज दिखाई देगी, यही सफेद रतुआ है। इस बीमारी का असर फलियों तक जाता है और ये दानों को बढ़ने नहीं देती। सफेद रतुआ होने पर किसी भी फफूंदनाशी का छिड़काव किया जा सकता है। सल्फर की 10 से 12 किलो मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप फसल को इन छोटे मोटे जोखिमों से भी बचाना चाहते हैं तो बुआई से पहले बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार सिर्फ कीटों और बीमारियों से ही हिफाजत नहीं करता, बल्कि उपज बढ़ाने और तेल की मात्रा में इजाफा करने में भी मदद करता है। उसके अलावा पीएसबी और केएसबी यानी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इन तीनों का एक मिश्रित घोल भी आता है और ये पूसा संस्थान में संपूर्ण के नाम से भी उपलब्ध है। उससे भी आप अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं, जिससे उपज में बढ़ोतरी होती है और तेल की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। चूँकि ये एक मतलब लिक्विड फॉर्मुलेशन में होते हैं तो हल्के हाथ से आप बीजों को उपचारित करें, छाया में सुखाएं। 2 से 3 घंटे में अगर आप इसको छाया में सुखा देते हैं तो फिर से ये बीज जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं और सीड ड्रिल से बुआई के लिए ये बीज जो है सबसे उपयुक्त पाया जाता है। 1 हेक्टेयर में तारामीरा की पैदावार 12 से 15 क्विंटल के आसपास बैठती है। बाजार में अच्छी मांग होने के चलते किसानों को इसे बेचने में भी परेशानी नहीं आती। इसे बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। चूंकि इसके लिए ज्यादा खाद, पानी या कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए प्राकृतिक खेत के लिए ये एकदम अनुकूल फसल है। भारत विश्व में तिलहनी फसलों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हमारे देश में तेल की जो खपत है वो इतनी ज्यादा है कि अभी भी लगभग 60% तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर हम बात करें तारामीरा की तो इसमें करीब 35% तेल मिलता है। इसकी खेती जो है वो कम जोखिम वाली होती है, कम लागत और कम सिंचाई में आसानी से की जा सकती है। ऐसे में अगर किसान इसकी खेती को अपना लेते हैं तो हमारे देश को खाद्य तेलों की दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। भारत को हर साल 2 करोड़ टन से भी ज्यादा खाद्य तेलों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी तिलहनी फसलें नहीं उग पाती कि इस जरूरत को पूरा कर सके। यही वजह है कि सरकार तिलहन उत्पादन को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। देश में दशकों पहले पीली क्रांति शुरू की गई थी, जिसमें ज्यादा उपज देने वाली किस्में तैयार की गई। इस समय भी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम चलाया जा रहा है। दरअसल सरकार खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों में तारामीरा भी अपनी भूमिका निभा सकती है। इसका तेल काफी उन्नत माना जाता है और लोगों को पसंद भी आता है। इसके अलावा इसके कुछ औषधीय गुण भी हैं। इसके तेल में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई घाव लग गया या कोई चोट है तो उस पर भी इसका मलहम लगाया जाता है। उसके अलावा आजकल जो आधुनिक कुछ शोध हुए हैं उनसे पता चला है कि इसमें एंटी कैंसरस यानी कि कैंसर से लड़ने की क्षमता भी होती है। हेयर डैमेज जितने भी हैं, मान लीजिए जिनमें बालों का झड़ना है, रूसी होना, इन सब के लिए और त्वचा को भी के जो कुछ सौंदर्य उत्पाद हैं वो भी इस तेल से को बनाया जाता है। दुनिया में जितने रकबे पर तिलहनी फसलें उगाई जा रही हैं, उनका 20% हिस्सा अकेले भारत में है, जबकि उत्पादन सिर्फ 10% है। बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात की ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। पिछले 30 साल का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश ने तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में अच्छी खासी प्रगति की है, लेकिन ये प्रगति गेहूं और धान जैसी खाद्यान्न फसलों की तुलना में काफी कम है। खाद्य तेलों की किल्लत कोई नई समस्या नहीं है। भारत लंबे समय से इससे जूझ रहा है। तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए 1990 के दशक में पीली क्रांति शुरू की गई, लेकिन कुछ दिन बाद इसने भी लगभग दम तोड़ दिया। आज भी हमारा देश खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में तिलहनों का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। तारामीरा बहुत छोटी सी फसल है। भारत के बहुत कम इलाके पर इसकी खेती हो पा रही है, लेकिन ये भी सच है कि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़े नतीजे लेकर आती है। तो ये था हमारा
हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आपने तारा मीरा की खेती के बारे में जाना। ये भी जाना कि अगर आप इसकी खेती को अपना लेते हैं तो कितनी अहम भूमिका आप निभा सकते हैं देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।